अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? आप लोगों के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूँ ये है 10th क्लास से चैप्टर नंबर 10 और इसका नाम है पीएच स्केल। ये जो टॉपिक है ये हमारे पास इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे होते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी मौजूद है, लॉन्ग में भी पूछा होता है। तो हम इसको इस तरीके से तैयार करते हैं कि अगर हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हो तो हमने इसके अंदर कौन कौन सी बातें लिखनी हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पीएच स्केल क्या है। मैं अभी इसका थोड़ा सा एक लाइन लिखवाने वाला हूँ, इसके बाद मैं इसकी एक और डेफिनेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। अदरवाइज आपको जो बात ये शेयर करने वाला हूँ आप इसको भी डेफिनेशन के तौर पे लिख सकते हो। और एक और बात याद रखिएगा, इसके अंदर मैं आपको पीएच स्केल के बारे में कुछ डेरिवेशंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी शेयर करने वाला हूं। तो आप लेक्चर को जरा गौर से एंड तक सुनिएगा। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल क्या है। तो बच्चों याद रखना, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है इन अ प्योर वाटर, this is the basis of pH scale। means pH scale की बेस या pH scale क्या है? concentration of hydrogen ion into the pure water is the basis of pH scale। तो हम सबसे पहले यही वाली बात लिखते हैं कि जी the concentration of hydrogen ion into the pure water is the basis of pH स्केल। सेकेंड पॉइंट है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ऑटो आयोनाइजेशन क्या होती है, और इसके अंदर मैं आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। तो हेडिंग लगाते हैं ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो आयोनाइजेशन बच्चों याद रखना, ये जो प्योर वाटर होता है हम इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास 3 तरह के थे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक था नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और आप वहां क्या डिफाइन करते थे कि कोई सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करे उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन की बजाय आप ऐसे कह सकते हो कि कोई भी सब्सटेंस जो ज्यादा अमाउंट के अंदर आयन प्रोड्यूस करे उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो कम आयन प्रोड्यूस करे उसे हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जो बिल्कुल आयन प्रोड्यूस ही ना करे उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो प्योर वाटर है, अगर मैं इसको कहूं कि ये एक प्योर वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपके माइंड में फौरन ही बात आ जानी चाहिए कि फिर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो वाटर है वो कम आयन प्रोड्यूस करता होगा। शायद सर इसलिए कह रहे हैं कि प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और उसकी इस डिसोसिएशन को, उसकी इस आयोनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं जी, ऑटो आयोनाइजेशन, या हम इसे बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जी प्योर वाटर
is a weak electrolyte because it produces in a small amount of ions. This ionization of water is called its autoionization or self ionization. देखो बच्चों, यहां आप दो क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। एक तो आपसे अगर कोई पूछता है कि बताओ व्हाई प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो आपने उसे क्या जवाब देना है कि भाई जो प्योर वाटर होता है उसकी जो डिसोसिएशन है, उसकी जो आयोनाइजेशन है या उसकी आयंस बनाने की जो एबिलिटी है वो कम है, इसलिए हम उसे क्या मानते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये आपका एमसीक्यूज भी हो गया। और यही प्योर वाटर की जो इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो आयोनाइजेशन, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। मैं अब मैथमेटिकली करने लगा हूं इसी बात को और साबित करके देता हूं कि क्या वाकईतन जो वाटर है उसकी आयंस बनाने की एबिलिटी कम है। तो चलें, अब जो मैं आपके साथ यहां कुछ डेरिवेशन शेयर करने वाला हूं, उस डेरिवेशन की मदद से हमें पता लगेगा कि वाकईतन जो वाटर होता है वो कम आयन प्रोड्यूस करता है, और वो कम आयन जो प्रोड्यूस करेगा उस कम आयन के प्रोड्यूस होने को हम क्या बोलेंगे, उसकी ऑटो आयोनाइजेशन। और फिर वहां से हमें पता चलेगा कि प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो चलें जी, ये देखें मेरे पास एक है वाटर का मॉलिक्यूल H2O। आप लोग जानते हो कि जब भी वाटर आयोनाइज होता है तो ये किस में जाता है, एक हाइड्रोजन आयन बनाता है और एक हाइड्रोक्सल आयन। इस तरीके से H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। ठीक हो गया जी। चलें, नेक्स्ट है जी हमारे पास कि अगर मैं इसके लिए Kc की वैल्यू लिखूं, तो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं Kc किसके इक्वल होता है, Kc इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जी इस रिएक्शन के लिए हम Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे। बच्चों ये देखो, ये वाटर यहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड, और इधर चल के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जरा देखो क्या बनेगा, Kc इज इक्वल टू H2O इज इक्वल टू concentration of hydrogen ion and concentration of hydroxyl ion का प्रोडक्ट। ओके, मैं आपके साथ एक नया कांस्टेंट शेयर करने लगा हूं, उसे हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और उसे हम शो करते हैं KW से। बच्चों याद रखना, ये जो वाटर होता है, ये जो यहां मौजूद है, इसकी अमाउंट क्या रहती है यहां हमेशा कांस्टेंट।
जब इसकी अमाउंट कांस्टेंट होती है तो हम कहते हैं ये दोनों कांस्टेंट नंबर हैं, और इन दोनों कांस्टेंट की जगह हम एक और कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, उसे हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और उसे हम शो करते हैं Kw से। ऐसे बोलो तो भी ठीक है, नहीं तो इससे भी आसान। देखो ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन। ये किसके आयन हैं, वाटर के, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिजिक्स में आप इसको क्या बोलते हो, प्रोडक्ट। तो ये क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, तो ये किसके इक्वल होगी, Kw के, क्योंकि Kw का मतलब क्या होता है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो हम यहां लिख देते हैं Kw एक न्यू कांस्टेंट है जी, किसके लिए, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के लिए। बच्चों इसका मतलब है मैं इस पूरे की जगह क्या यूज कर सकता हूं, Kw। तो नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, Kw इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। ये हमारे पास बन गया जी, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर is always equal to concentration of hydrogen ion and concentration of hydroxyl ion। इसके बाद एक और एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करने लगा हूं। एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाइड है, ये साबित किया गया है कि हमारे पास ये जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, मींस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, हमेशा रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों हमेशा इक्वल टू होती है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14। याद रख लो, ये एक्सपेरिमेंट से साबित किया गया है कि जब वाटर का मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आयोनाइज होता है, तो उसका जो आयोनिक प्रोडक्ट होता है Kw रूम टेम्परेचर पे वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14। तो मैं यहां लिखने वाला हूं जी Kw जी एट, यहां हम लिख लेते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस Kw इज इक्वल टू होता है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14। ये एमसीक्यूज है, इसको याद रख लो बस। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमें इस चीज का पता है कि जब भी एक वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करता है। लाइक अगर आपके पास 1000 वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज हुआ है तो हमें कंफर्म है कि उसने 1000 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करना है और 1000 हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करना है। अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा है तो वो एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, ये देखो, और एक क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्सल आयन। मींस जब वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करता है। तो हम ये लिख लेते हैं यहां कि when a water molecule is ionized, it produces equal amount of हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन। इट्स मीन कि मैं यहां ऐसे भी लिख सकता हूं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन
हमेशा इक्वल टू होगी किसके, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के, और ये दोनों इक्वल टू होते हैं किसके, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14 के। अगली पॉइंट पे और अच्छा, मैथ के अंदर जब हम कहते हैं कि जी ये दो चीजें एक दूसरे के इक्वल हैं, तो फिर हम उसका क्या ले लेते होते हैं, स्केयर। मींस ये देखो, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ एक दूसरे के इक्वल है, एक जैसे हैं, तो यहां मैं हाइड्रोक्सिल आयन को भी क्या मान रहा हूं, हाइड्रोजन आयन। तो ये देखो कितने हाइड्रोजन आयन हो जाएंगे मेरे पास, हाइड्रोजन आयन का स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू किसके आ जाएंगे, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14। मींस अगर यही बात मैं हाइड्रोक्सिल आयन के लिए लिखूं तो भी लिख सकता हूं कि अगर मैं कहूं कि जी हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोजन आयन के इक्वल है, तो इट्स मीन कि मैं हाइड्रोक्सिल आयन का स्केयर भी लिख सकता हूं। लेकिन इस टाइम मैं यहां एक बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो चूंकि हाइड्रोक्सिल के इक्वल है, लिहाजा हम हाइड्रोजन आयन का क्या ले लेते हैं, स्केयर। बच्चों गौर से देखो, अगर मैं इस स्केयर को खत्म करूं तो मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, स्केयर रूट। मैथ के अकॉर्डिंग काम जरा लंबा होता जा रहा है, चले जी मैं इसको खत्म करने वाला हूं अभी। देखें जी, ये मेरे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14 का स्क्वायर रूट, अंडर रूट, और इसका जो अंडर रूट का आंसर आता है बच्चों वो हमारे पास होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होती है जी 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 मोलर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये याद रखना, जब वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो वो कितने, रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे एक मोल के अंदर, ये मोलर मैंने लिखा हुआ है, मोल पर डीएम क्यूब, उसके अंदर ये कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 हाइड्रोजन आयन। सेम यही अगर मैं हाइड्रोक्सिल के लिए यही कहानी, जब आप एफएससी में जाओगे ना फर्स्ट ईयर में, वहां चैप्टर 8 में हम इसको फिर दोबारा से लिखते हैं। हम कहते हैं जी यहाँ हाइड्रोक्सिल भी फिर एक दूसरे के इक्वल है, यहाँ हम हाइड्रोक्सिल का स्केयर ले लेते हैं और फिर ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, यहाँ हाइड्रोक्सिल और यहाँ हाइड्रोक्सिल भी ये निकाल के दिखाते हैं कि भाई देखें हाइड्रोक्सिल आयन भी यहाँ इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं और हाइड्रोजन आयन भी यहाँ इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये जो कंसंट्रेशन है ये बहुत ही वेरी स्मॉल अमाउंट में है। ये देखो एक्सपोनेंट हमारे पास किसमें मौजूद है, नेगेटिव के अंदर। इस स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस की कंसंट्रेशन की वजह से बच्चों हम कहते हैं प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जब आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है ना, अगर आप इसको अच्छा बना के लिखना चाहो, जब मैं फर्स्ट ईयर को पढ़ाता हूं तो उनको मैं यही कहता हूं कि जब भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आए कि व्हाई प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो जो आपने यहाँ डेफिनेशन लिखी थी सेल्फ ऑटो आयोनाइजेशन की, वहां से आपने शुरू करना है और यहां तक आपने इसको लिखना है। ये इसका प्रॉपर आंसर है जिसके 2 मार्क्स होते हैं। तो आप कोशिश किया करो कि यहां तक लिखा करो जब आपसे ये कहा जाए कि व्हाई प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलें जी, हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो ही चुका है। मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोई 3.5 बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उन 3.5 बातों में सबसे पहली बात गौर से सुनिएगा बच्चों, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इस टाइम, ये नेगेटिव के अंदर, ये जो एक्सपोनेंट नेगेटिव के अंदर मौजूद है, ये जो फिगर यहां मौजूद है ये बहुत ही छोटा है।
नेगेटिव में है, इतना छोटा है कि हम इसको क्या करना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, ताकि ये वैल्यू किस में आए, पॉजिटिव में। तो बच्चों इस वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं नेगेटिव लॉग के साथ या log -1 के साथ। हम इसको क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। और नेगेटिव लॉग, और यहां आपके साथ एक बड़ी अहम बात शेयर करने लगा हूं, ये जो -1 नेगेटिव लॉग है, या आप इसको ऐसे कह सकते हो log -1, ऐसे भी कह सकते हो, नहीं तो सिंपली आप इसको बोलो नेगेटिव लॉग। ये जो नेगेटिव लॉग है इसका यहां हम एक वर्ड यूज करते हैं pH। बच्चों याद रखना, वो जो H होता है वो यही वाला होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और वो जो P है वो बेसिकली किसको शो करता है, नेगेटिव लॉग को। तो यहां हम डेफिनेशन लिखते हैं कि pH क्या है, और यही डेफिनेशन बच्चों मैंने आपको कहा था कि मैं आपको pH स्केल की आगे जाके डेफिनेशन बताऊंगा, तो यही pH स्केल की भी यही डेफिनेशन है और pH की भी यही डेफिनेशन है। तो क्या है जी डेफिनेशन, हम हेडिंग लगा लेते हैं pH। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं जी कि द नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड pH। बच्चों याद रखना, ये जो P है यहां, ये किस चीज के लिए यूज किया गया है, इस एक्सपोनेंट को जो कि नेगेटिव में है, स्मॉलर में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए। और इस P का मतलब यहां क्या है, नेगेटिव लॉग, और साथ में हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो ये देखो, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। और अगर इसी को मैं मैथमेटिकली लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ concentration of hydrogen ion is called pH। चलें जी, मैं अब यहां पे छोटी सी बात एक और आपके साथ शेयर कर दूं। देखो बच्चों, यहां हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। अगर यही वैल्यू मैं यहां पुट करूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है जी, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। और बच्चों जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसका आंसर आता है pH इज इक्वल टू 7। आप लोग इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। ये नेगेटिव लॉग जो होता है इस कंसंट्रेशन का, वो किसके इक्वल आता है जी, 7 के। और हमारे पास वैल्यू किस में आ गई है, पॉजिटिव में। अब एक और बात, सेम यही वाली बात, एक होती है pH और एक होती है POH। अगेन P का मतलब वही नेगेटिव लॉग, और OH का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। तो हम क्या लिखेंगे जी, नेक्स्ट हेडिंग के POH क्या होता है। POH की डेफिनेशन करते हैं बच्चों। द नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन is called
POH। और अगर इसी बात को मैं मैथमेटिकली लिखूं स्टूडेंट्स तो कैसे लिखूंगा? POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। और मैंने आपको वहां बताया था कि रूम टेम्परेचर पे जितने हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन है उतनी ही हाइड्रोक्सल की होती है, तो वहां यही वैल्यू पुट करें हम, नेगेटिव लॉग ऑफ 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, तो अगेन आंसर आ जाएगा POH इज इक्वल टू 7। एक और आपको शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूं, एक तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवाने लगा हूं इस बात से। देखो बच्चों, अगर मैं यहां सम ऑफ PH एंड POH लिखना चाहूं तो याद रखना वो हमेशा इक्वल टू होता है 14 के एट 25 डिग्री सेल्सियस। MCQs याद रख लो। द सम ऑफ PH and POH is 14 at 25 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ऐसे PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 एट, ये लाजमी मेंशन किया करो, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखो आपको एक तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है। आपसे एग्जामिनर सम टाइम पूछ लेता है, कहता है प्रूव PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो आपने यहां से लिखना होता है, ये कोशिश किया करो ये डेफिनेशन वगैरह ना लिखा करो, जब वो आपसे कोई चीज डिराइव करने का बोले तो आप लिख दो तो अच्छी बात है, जरा इंप्रेशन पड़ जाएगा। अदरवाइज टाइम अगर शॉर्ट हो तो क्या करना है, ये लिखना है आपने, फिर ये वाली बात लिखनी है, ये लिखना है, ये लिखना है और ये लिख के छोड़ देना है, आपके 2 नंबर पूरे हो गए। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी हो गया, प्रूव PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो चलें जी, ये हमने पढ़ लिया। और देखो मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं और मैं सेकंड लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करने वाला हूं। देखो सबसे पहले हमने PS स्केल के बारे में देखा कि क्या है, और PS स्केल जब आप आया हो तो आप डेफिनेशन ये भी कर सकते हो कि द नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड PS स्केल, ऐसे भी कह सकते हो, या जो मैंने शुरू में बोली थी वो भी लिख सकते हो। इसके अलावा प्योर वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ऑटो आयोनाइजेशन क्या है, KW का किस तरीके से हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया और किस तरीके से हमने साबित करके दिया कि वाकईतन प्योर वाटर जो होता है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। उसकी जो डिसोसिएशन है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन में वो बहुत ही क्या है, कम। कितनी है हमने वो भी आपको सॉल्व करके दिखाई। फिर मैंने आपको ये बताया PH क्या होती है, POH क्या होता है, और फिर मैंने एंड पे अभी आपको ये साबित करके दिया है कि PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 कैसे होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट, मैं एक छोटा सा स्केल बनाने लगा हूं, PS स्केल दिखता कैसे है, ठीक है, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक बनाई गई है, और कुछ MCQs हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मैं। ये देखें जी, मैं एक PS स्केल बनाने लगा हूं। ये जी मैंने एक स्केल ले लिया है। कहता है आपकी बुक में कि मोस्टली जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं या सब्सटेंस होते हैं उनकी पीएच जो होती है वो 0 से लेके 14 के बीच में होती है। इसलिए स्केल बनाया गया जो कहां से शुरू होता था, 0 से लेके 14 तक।
अगर मैं इसका सेंटर ले लूं तो वो मान लेता हूं जी कि ये सेंटर है, तो यहां पीएच कितनी हो जाएगी 7। तो इस पीएच स्केल को बनाने के बाद ये डिफाइन किया गया कि वो सॉल्यूशन, अब मैं आपको बड़ी काम की बात बताने लगा हूं, वो सॉल्यूशन जिनकी पीएच 0 से 7 के बीच में होगी उसे क्या बोला जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन। तो चलें जी, यहां पे जो चीज मौजूद होगी इस पीएच में वो क्या कहलाएगी, एसिडिक नेचर। और वो सब्सटेंस या वो सॉल्यूशन जिनकी पीएच 7 से 14 के बीच में होगी, बच्चों याद रखना उनकी जो नेचर होगी वो क्या होगी, बेसिक नेचर। और वो बेचारे सब्सटेंस जिनकी पीएच 7 होगी वो क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल सब्सटेंस। तो चलें जी, ये हमने 3 सब्सटेंस देख लिए कि एसिडिक सब्सटेंस कौन से होते हैं या एसिडिक नेचर किसकी होती है, वो सब्सटेंस जिनकी पीएच स्केल के मुताबिक 0 से लेके 7 के बीच में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिक। और जिनकी पीएच 7 से 14 के बीच में होती है स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाते हैं, बेसिक। और वो बेचारे जिनकी पीएच किसके दरमियान होती है, दरमियान नहीं यार, जिसकी पीएच क्या होती है 7, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस। एक और बात आपको समझा दूं मैं, आप जानते हो कि बहुत सारी चीजें, कुछ एसिड ऐसे हैं जो जिनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ को हम बोलते हैं वीक एसिड। सेम इसी तरीके से कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, और कुछ को हम बोलते हैं वीक बेस। तो यहाँ इस स्केल की मदद से बच्चों हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड कौन सा है और वीक बेस कौन सी है। उसके लिए एक बात याद रख लो, हम स्ट्रॉन्ग एसिड उसे बोलते हैं जिसके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी वो एसिड उतना क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली जितनी किसी बेस के पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, उतना ही ज्यादा बेसिक। आप जानते हो ना वाटर को हम न्यूट्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो तो वो एसिडिक होता है, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा हो हाइड्रोजन आयन से तो वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर। तो याद रख लो, जब हम लोग इस साइड पे ट्रेवल करेंगे, मींस 7 से लेके इस न्यूट्रल से जितना हम दूर भागेंगे एसिडिक इधर को, तो याद रखना कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होती है। अगर इधर को जाने पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो रही है तो मतलब क्या हुआ कि एसिडिक नेचर को भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि एसिडिक नेचर किस चीज पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पे। तो बच्चों याद रखना एसिडिक नेचर भी क्या होगी, इंक्रीज। ये वाली बात लिखवाने का मकसद क्या है, आपसे मैं एमसीक्यूज पूछूं, सपोज करो मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है या एक सब्सटेंस है जिसकी पीएच है 2, एक है जिसकी पीएच है 6, बताओ दोनों में एसिड स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। आपने कहना है कि सर 6 यहां बन रही है और 2 चले जी ऑलमोस्ट यहां बन रही है। तो देखो इधर को आने पे, यहां पे जब आएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब है वो सब्सटेंस जिनकी पीएच जितनी कम होती है उसके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होती है और वो उतने ही अच्छे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड।
हम एसिटिक एसिड को वीक एसिड मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन आयन की तादाद क्या होती है? कम, क्योंकि वो कम आयंस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसकी पीएच क्या होती है? ज्यादा। जबकि HCl को हम स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास H पॉजिटिव आयन बनाने की एबिलिटी ज्यादा है, उसकी पीएच क्या होती है? कम, इसलिए वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम यही कॉन्सेप्ट अगर हम बेसिक के ऊपर अप्लाई करें सब्सटेंस पे, तो याद रखना जैसे जैसे आप उधर को दूर भागोगे तो बच्चों याद रख लो इधर को जाने पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इंक्रीजेस। अगर ये इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन के बेसिक नेचर को भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज। बेसिक नेचर भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो याद रख लो, अब मैं आपको कहता हूं मेरे पास एक बेस है, यहां मान लेते हैं जी 8 है, यहां मान लेते हैं जी 13 है, 13। मैं कहता हूं मेरे पास एक सब्सटेंस है, एक बेस है जिसकी पीएच 8 है और एक की पीएच है 13। बताओ इसमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी है? आप कहोगे पीएच बढ़ने पे आपने बोला था कि हाइड्रोक्सिल आयन की भी इधर कंसंट्रेशन क्या हो रही होती है? ज्यादा। क्योंकि बच्चों याद रखना पीएच और हाइड्रोक्सिल आयन ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि इधर को जाने पे पीओएच क्या हो रही होती है? कम, और इधर याद रखना इस साइड पे जाने पे पीएच बढ़ रही है, लेकिन इधर के जाने पे पीओएच जो होती है वो क्या हो रही होती है? कम। तो हम यहां कहते हैं कि यहां हमारे पास इधर को जाने पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इंक्रीज हो रहे हैं, लिहाजा बेसिक नेचर भी क्या हो रही होगी? इंक्रीज। और अगर बेसिक नेचर इंक्रीज हो रही है तो जितना किसी सब्सटेंस की पीएच ज्यादा होती है उसकी बेसिक नेचर उतनी ही क्या होती है? ज्यादा। तो पीएच और बेसिक नेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन पीएच और एसिडिक नेचर एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये था जी पीएच स्केल जिसको हमने सीखा। एक छोटी सी बात, मींस आपको ये पता चल गया कि वो सॉल्यूशन, अगर मैं इस ग्राफ से, इस स्केल से मेन पॉइंट्स लिखना चाहूं, इसका कंक्लूजन लिखना चाहूं, तो पहले तो मैं ये लिखूंगा कि वो सब्सटेंस, ये आपकी बुक में 4-5 पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि वो सब्सटेंस जिनकी पीएच 0 से 7 होती है उनको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक, 1 पॉइंट। वो सब्सटेंस जिनकी पीएच 7 से 14 होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेसिक सब्सटेंस। और वो सब्सटेंस जिनकी पीएच क्या होती है? 7, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। फिर हम ये भी लिखेंगे कि वो सब्सटेंस जिनकी पीएच जितनी कम होती है वो उतने ज्यादा क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और वो सब्सटेंस जिनकी पीएच जितनी ज्यादा होती है वो उतने स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। तो ये पॉइंट्स हमने यहां से सीखे। और लास्ट काम है जी यूजेस ऑफ पीएच। पीएच के यूजेस क्या हैं? आपकी बुक में 3 यूजेस बताता है, वो सुन लो। पहला यूज कि जी जो सॉल्यूशन की नेचर होती है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, वो हम किस चीज की मदद से डिटरमाइन करते हैं? पीएच की मदद से। तो पहला यूज, द पीएच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन या ऑफ अ सब्सटेंस। एक यूज। नंबर 2, बच्चों पीएच स्केल को हम लोग यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, या पीएच को हम यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसन। मेडिसन हम बनाते हैं कि मुख्तलिफ मेडिसन्स की जो एक्टिविटी है, उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो मुख्तलिफ पीएच के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। तो जिसके ऊपर उनकी ज्यादा इफेक्टिवनेस होती है हम उस पीएच की क्या बनाते हैं? मेडिसिन्स बनाते हैं। तो एक ये हो गया। और नंबर 3, बच्चों हम पीएच के अकॉर्डिंग हम मुख्तलिफ सॉल्यूशंस बनाते हैं और उन मुख्तलिफ सॉल्यूशंस, उन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को हम यूज करते हैं
फॉर द मैनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस। मोस्टली जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं वो डिफरेंट बच्चों वो पीएच के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो उनकी पीएच के अकॉर्डिंग देखते हुए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं और उन सॉल्यूशंस के अंदर उन रिएक्शंस को हम क्या करवाते हैं, परफॉर्म करवाते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि हम मुख्तलिफ कंसंट्रेशन ऑफ पीएच के सॉल्यूशंस बना के उसके अंदर क्या करते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को टेक्स प्लेस करते हैं या कैरी करते हैं। मेरे शहजादे ये था आप लोगों के लिए टॉपिक, इसको लिखो, इसको एज इट जैसे मैंने चीजें लिखवाई हैं इसको एज इट लिखो और इसको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।